गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। भारत के स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आगे की जो मध्य प्रदेश की जो लेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। एक नया टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो अन्य राजवंश है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, वाकाटा वंश की, इसके बारे में बात करेंगे। वाकाटक वंश जो है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में अगर हम बात करें, इसके पहले जितनी भी सीरीज है वो आपने देख ली है। वाकाटक वंश की अगर हम बात करें तो ये जो है विंध्य शक्ति के द्वारा क्या है स्थापित किया गया था। विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित किया गया, और ये मध्य प्रदेश का ही राजवंश है। किसका? मध्य प्रदेश का ही क्या है राज्यवंश है। मध्य प्रदेश का ही क्या है राजवंश है। विद्या शक्ति के द्वारा क्या स्थापित किया गया। बाद में क्या है ये जो नर्मदा के क्या है दक्षिण क्षेत्र में क्या है चला गया। दक्षिण क्षेत्र में चला गया। कहाँ के? नर्मदा के। किसी को पता है नर्मदा को पुराना नाम क्या है? नर्मदा के क्षेत्र में चला गया, बाद में दक्षिण में। और हम बात करें इसमें ही अगर हम बात करें पुत्र विद्या शक्ति द्वारा स्थापित ये वाकाटा वंश। पुत्र की बात करें तो प्रभासेन इसका पुत्र है। इसी ने क्या है यज्ञ करवाया था। कौन सा? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था इसी ने। प्रभासेन ने, इसी ने क्या है अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और वाकाटा वंश के क्या है नाग वंश से क्या है वैवाहिक संबंध रहे। आपको ये पता है। यहाँ पर क्या है मैरिज रिलेशनशिप रहे। किससे? इनके नागों से। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इतना आपको समझ में आया है वाकाटा वंशों के बारे में। तो इनका क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? विंध्य शक्ति से। प्रभासेन ने क्या है अश्वमेघ यज्ञ करवाया, और बाद में क्या है इनका क्षेत्र क्या है नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में क्या है बाद में चला गया। और इनके क्या है नागों से क्या है वैवाहिक संबंध थे। इतना आप लोग मतलब समझ पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करें, यहीं में अगर हम बात करते हैं फिर तो 4 पुत्र हैं इसमें। 4 पुत्र हैं, और इनमें भी क्या है 2 शाखाएं हुई हैं। अगर हम बात करें, इसको रफ कर देते हैं। 4 पुत्र हैं और 2 शाखाएं। 4 पुत्र हैं और 2 शाखाएं। चार पुत्र हैं और 2 शाखाएं। 4 पुत्र हैं और 2 शाखाएं। तो इनकी 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं वो हम देखें। एक तो क्या है, एक है क्या है पहली शाखा है नंदीवर्धन शाखा या पुरिक शाखा। और दूसरी अगर हम बात करें वत्स गुलुम शाखा। तो पहली है नंदीवर्धन और दूसरी है वत्स गुलुम शाखा। तो अगर हम बात करें नंदीवर्मन की, तो नंदीवर्मन का संस्थापक है रुद्रसेन है। और जो वत्स गुलम है उसका शासक कौन है? सर्वसेन। इसने ही क्या है वाकाटा की दोनों शाखाओं को क्या है फिर बाद में इकट्ठा कर दिया था। तो पहले अगर हम नंदीवर्धन की बात करें, इसमें इनकी है 4 पुत्र हुए हैं। 4 पुत्र, और इनकी क्या है 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं? 2 शाखा। एक है नंदीवर्धन हो गई एक। तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर कितनी शाखाएं इनकी?
शाखाएं होंगी इनकी कितनी, यहाँ पर 2। तो एक है यहाँ पर कौन सी, एक है नंदी वर्धन, दूसरी है वत्स गुल्म, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन है और इसका उत्तराधिकारी कौन है। तो इसका जो उत्तराधिकारी है वो सर्वसेन, इसका उत्तराधिकारी बात करें रुद्रसेन। नंदी वर्मन की बात करें तो इसका संस्थापक है रुद्रसेन। बाद में क्या है, एक नरेंद्र का भी अगर आप जानते हो, नरेंद्र सेन। इसने क्या है, जब हूणों का क्या है आक्रमण हुआ था तो नरेंद्र सेन ने क्या है मालवा को अपने क्षेत्र में ले लिया था। किसने, मालवा को अपने क्षेत्र में ले लिया था। किसने, नरेंद्र सेन ने मालवा को अपने क्षेत्र में ले लिया था जब हूणों का आक्रमण हुआ था। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। जब हूणों का आक्रमण हुआ था तो नरेंद्र सेन ने क्या है मालवा को अपने क्षेत्र में ले लिया था। फिर बाद में क्या है इसको क्या है पुनः छीन लिया था। किसने, गुप्तों ने, ठीक है। किससे, इससे। तो नंदीवर्धन 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं, एक नंदीवर्धन और दूसरा वत्स गुल्म। तो वत्स गुल्म की बात करें तो इसका जो है संस्थापक सर्वसेन है। कौन है, सर्वसेन। इसने ही क्या है फिर बाद में जो यहाँ पर क्या है 2 शाखाएं बटी हैं। किसकी बटी हैं, 2 शाखाएं वाकाटा वंश की। इसको क्या है एक कर दिया था, एकीकृत कर दिया था। तो किसको, शाखा को, किसकी शाखा को, वाकाटा वंश की शाखा को एकत्रित कर दिया था इसी ने। चलो इतना आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे वाली ओलिकर वंश की बात करते हैं। किसकी, ओलिकर वंश की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ओलिकर वंश की। अगर हम आगे हम बात करें फिर इसके यही में हम बात करेंगे ओलिकर वंश की। ओलिकर वंश की हम बात करें तो स्थापना कब है, स्थापना 4 शताब्दी, 4 शताब्दी स्थापना। प्राचीन नाम अगर हम बात करें इसकी राजधानी, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी इसकी। तो राजधानी की बात करें, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी दसपुर इसकी राजधानी थी। तो दसपुर अभी जो प्राचीन नाम है। आधुनिक नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, यही क्या है इंदौर, यही जो है मंदसौर, ठीक है। तो ओलिकर वंश की बात करें, स्थापित क्या हुआ 4 शताब्दी में। राजधानी थी इस वंश की वो थी दासपुर। और प्रारंभिक शासक की अगर हम बात करें, इसमें जो प्रारंभिक शासक हुए, जो आरंभिक शासक हुए या प्रारंभिक शासक कौन कौन थे। तो प्रारंभिक शासक की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शासक की अगर हम बात करें तो पहला था जयवर्मन सिंहवर्मन। पहला शासक कौन हुआ, यहाँ पहला शासक है जयवर्मन। फिर यहाँ अपन दूसरा बात करें तो सिंहवर्मन। पहला हो गया जयवर्मन, दूसरा हो गया सिंहवर्मन, तीसरा हो गया नरवर्मन, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और प्रसिद्ध शासक की अगर हम बात करें इसी में प्रसिद्ध और प्रतापी शासक की बात करें, इसी में अगर हम प्रसिद्ध और प्रतापी शासक तो बंधुवर्मन को आप लोगों में से सबको याद आ रहा होगा बंधुवर्मन के बारे में। तो बंधुवर्मन है ये क्या है, प्रसिद्ध और प्रतापी राजा था, प्रसिद्ध और प्रतापी।
बंधुवर्मन प्रसिद्ध और एक प्रतापी राजा था। और इसका जो शिलालेख है, वो शिलालेख कहाँ है, इसका एक शिलालेख है। शिलालेख कहाँ है इसका शिलालेख है मंदसौर में इसका शिलालेख है। इसी शिलालेख के अनुसार, इस शिलालेख के अनुसार क्या होता है, इस शिलालेख के अनुसार यह क्या है, स्कंदगुप्त का सामंत था। इसकी जानकारी हमें पता चलती है किससे, मंदसौर शिलालेख से। तो यहां तक आप समझ पा रहे हो बात को। ओलिकर वंश की बात करें तो 4 शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। राजधानी कहां पर थी, दासपुर। प्रारंभिक शासक जयवर्मन, सहवर्मन, नरवर्मन, उसके बाद बंधुवर्मन, ये सबसे प्रतापी राजा था। और इसका शिलालेख है मंदसौर। और मंदसौर से क्या है, हमें इसके शिलालेख से ये जानकारी मिलती है, ये क्या है, गुप्तों का सामंत था। और क्या है, सूर्य मंदिर को क्या इसने दान दिया था, जुलाहा शिरडी का। तो इतना आपको ये जानकारी पता है। इतना आपको समझ में आया, आगे समझते हैं। और इसमें एक और हमें शिलालेख मिला है जिससे हमें यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। एक और शिलालेख मिला है जिससे हमें यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। एक शिलालेख और है, एक यहां पर शिलालेख और है जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। उसकी जो विजय है, भारत की जो दिग्विजय है, उसके संदर्भ में उसको क्या है, कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं, तो उसके संदर्भ में हम बात करें, तो वो मिलती हैं जैसे कि जितेंद्र के बाद उसको और कौन कौन सी उपाधि मिली है, राजाधिराज, जितेंद्र हो गया, राजाधिराज हो गया, परमेश्वर, आदि, ये सब उपाधियां यशोवर्मन को मिली हैं। और मंदसौर से क्या है, 2 अभिलेख प्राप्त हुए। उसी से क्या है, ये जानकारी के बारे में हमें मिली है। मंदसौर से ही क्या है, 2 अभिलेख प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं, मंदसौर से 2 अभिलेख प्राप्त हैं। उसके अनुसार ही, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभिलेख के अनुसार क्या है, यहाँ पर फिर ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक, कहां अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक इसका शासन था। और हिमालय से लेकर, ये हो गया ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक, और हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक इसका शासक था। इसके बाद क्या है, हूणों को क्या है, पराजित किया था। हूणों को पराजित किया था। हूणों में भी कौन, मेहरकुल,
मेहर कुल को पराजित किया था। घोड़ों में भी कौन? मेहर कुल को पराजित किया था। तो यहां तक आपको समझ पा रहे होंगे ओलोकी वंश के बारे में। आगे हम बात करेंगे आभिर वंश के बारे में। किसके? आभिर वंश के बारे में। ये छोटे छोटे वंश हुए हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम बात करेंगे आभिर वंश। आगे हम बात करेंगे आभिर वंश। आभिर वंश के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? भारत के दक्षिण में अगर हम बात करें, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में सातवाहनों के सामंत थे। कौन? आवेर वंश। जो आवेर वंश है वो सातवाहन के सामंत थे। अगर हम इसके शासक की बात करें तो ईश्वर सेन इसका शासक की बात करें तो ईश्वर सेन इसका शासक है। और अनूप प्रदेश अगर हम बात करें, कहां पर शासन कहां किया? शासन तो अनूप प्रदेश जो कि क्या है? निमाड़ में है। निमाड़ में है। यहां पर क्या है? शासन किया। यहां पर क्या है? शासन किया। और क्या है? मालवा तक विस्तार किया। मालवा तक विस्तार किया। मालवा तक विस्तार किया। बाद में क्या है? वाकाटक ने मालवा छीन लिया इनसे। बाद में क्या है? वाकाटक ने क्या है? इनसे मालवा छीन लिया। तो आविर वंश के बारे में हम बात करें, आविर वंश के बारे में बात करें तो शासक कौन है? ईश्वर सेन। ये भारत के क्या है? दक्षिण में जो सातवाहन थे उनके सामंत थे। और कहां पर शासन किया है? तो अनूप प्रदेश। अगर हम बात करें तो ये कहां था? ये निमाड़ में। और मालवा तक क्षेत्र विस्तृत था, लेकिन क्या है? बाद में वाकाटक वंशों ने क्या है? इनसे मालवा छीन लिया था। आगे अगर हम बात करें आगे वाले वंशों की, परिवारजक वंश या उत्कल वंश की बात करते हैं। परिवार वंश या परिवारजक वंश या उत्कल। और हम बात करें आगे वाले वंश की, या इसी को हम बोलते हैं उत्कल वंश। इसी को हम बोलते हैं उत्कल वंश। तो हम देखें कहां पर था ये। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां पर था? तो ये था पन्ना। कहां पर था ये? पन्ना। पूरे बुंदेलखंड तक ये क्या फैला था? बुंदेलखंड तक विस्तार था इसका। किसका? उत्कल वंश का। बुंदेलखंड तक विस्तार था उत्कल वंश का। राजा की बात करें, अगर हम इसमें राजा की बात करें तो देवादय इसमें राजा थे। उत्तर इसके बाद के राजा की बात करें, मतलब इसके हम उत्तराधिकारियों की बात करें, या इसके जो बाद के राजा हुए उसके बारे में बात करें, उत्तराधिकारी की बात करें तो कौन कौन हुए इसके उत्तराधिकारी बाद में?
प्रभुजन, दामोदर, दामोदर, प्रभुजन हो गया, दामोदर हो गया और हस्तन हो गया। जो हस्तनी है वो क्या है, प्रतापी राजा था। यही क्या है, एक प्रतापी राजा था यहाँ पर, प्रतापी राजा हस्तन। तो ये है हमारा परिवारजक वंश या उत्कल वंश, इसको ही क्या उत्कल वंश कहते हैं। तो पन्ना में है, पन्ना में मतलब इसका पन्ना में इसका क्या है, राज्य था और पूरा क्या है बुंदेलखंड पर क्या विस्तार था। राजा था देवादय, उत्तराधिकारी प्रभुजन, दामोदर और हस्तन प्रतापी राजा था इसमें। उसके बारे हम आगे हम बात करें फिर उत्कल वंश के बारे में, किसके बारे अगर हम बात करेंगे इसके बाद आगे। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें फिर यहां तक आपको क्या है समझ में आ रहा होगा, ये सब इतनी कहानी आपको समझ में कहानी आ रही होगी। उत्कल राज्य की बात करें, उत्कल राज्य की अगर हम बात करें, उत्कल राज्य की बात करें तो इसको ही क्या है, अगर हम बात करें उंचहारा की बात करें तो क्या है, ये है प्राचीन नाम, ये है इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम है ये इसका प्राचीन नाम है, ये इसका प्राचीन नाम है। तो इसमें क्या है, शासक कौन कौन से हुए, शासक कौन कौन से हुए इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, किसने, जिसने, उसकी अगर हम बात करें महाराज इसको अपन बोलते हैं ना, राजाधिराज, महाराजाधिराज। तो इसकी जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, वो ओग देव, इन्होंने क्या है, ओग देव ने क्या है महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद क्या है, फिर बहुत से शासक आए, इसके बाद क्या है बहुत से शासक आए, जैसे जय स्वामिनी है ना, उसके बाद फिर सर्वनाथ, उसके बाद प्रमुख राजा आते गए। अब हम बात करेंगे आगे वाले वंशों की, आने वाले वंशों की अगर हम बात करेंगे फिर तो ये आज तक तो यहाँ तक हम देखते हैं। इसके बाद जो राजवंश है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि क्या है आपको मध्य प्रदेश के जितने भी क्या है जो प्राचीन काल में राजा हुए हैं, मध्य काल में राजा हुए हैं, आधुनिक काल में राजा हुए हैं, उनके संदर्भ में आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है।